हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे लूप्स इन सी। जैसा कि हमने इससे पहले के वीडियोस में डिस्कस किया था कि हमारे पास तीन तरह के प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है सीक्वेंशियल, दूसरा होता है सिलेक्शन और तीसरा हमारे पास होता है आइट्रेशन या फिर हम इसको लूपिंग भी बोलते हैं। तो सीक्वेंशियल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें हमारे एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होता है, एक स्टार्ट से लेकर एक एंड तक हमारे पास कोड्स होते हैं जिसको वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्शन में जस्ट इससे पहले वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि हमने इफ एल्स स्विच वगैरह डिस्कस किया था। सिलेक्शन या डिसीजन स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। अब हमारे पास है आइट्रेशन या लूपिंग स्ट्रक्चर। आइट्रेशन लूपिंग स्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस करेंगे तब हम डिस्कस करते हैं लूप्स इन सी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें लूप की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा लाइन ऑफ कोड है या हमारे पास ऐसा मल्टीपल कोड ब्लॉक है जिसको हमने रिपीट करना है, बार बार, एक तरह से देखा जाए तो बार बार एग्जीक्यूट करना है, हम इसको बोल सकते हैं। तो ऐसे कोड ब्लॉक को रिपीटेड हम अगर इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उस केस में हम लूप यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सी में एरे वगैरह होते हैं तो हम एरे को के एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के लिए, कुछ मैनिपुलेशन करने के लिए हम तब इसको यूज करते हैं लूप्स को। तो कई बार हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, जैसे फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल में हमको बार बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम ऐसे कहीं पर जो सॉल्यूशन हमारा है, जो रिपीटेड सिमिलर सॉल्यूशन स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, तो उन स्टेप्स को बार बार उतनी बार जितनी बार हमें उसकी जरूरत है उतनी बार ना लिख के हम एक बार वो कोड डिसाइड कर ले कि हमारा कोड क्या होगा और उस कोड ब्लॉक को लूप के अंदर अगर हम रख दें तो वो पर्टिकुलर कोड ब्लॉक उतने ही बार एग्जीक्यूट हो सकता है जितने बार हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अब लूप्स की अगर हम बात करें तो सी में हमारे पास तीन तरह के लूप होते हैं। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप और तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। तो ये तीन लूप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर लूप को। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक नंबर, 1 2 3 इस तरह से मुझे 10 तक नंबर प्रिंट करने। तो एक तरीका अगर हम विदाउट लूप को अगर इमेजिन करें तो हमारे पास एक तरीका क्या है जो अभी तक हमने सीखा है, हम आई की इनिशियल वैल्यू 1 ले लें और आई की वैल्यू को प्रिंट कराएं। अब आई की वैल्यू प्रिंट हुई तो आपकी स्क्रीन पर 1 प्रिंट हो गया। अब अगली वैल्यू हमें चाहिए 2, तो मैंने लिखा आई इक्वल टू आई प्लस 1 और फिर से मैंने आई की वैल्यू को प्रिंट कराया। तो अब आई की वैल्यू 1 थी तो 1 से 2 हो गई तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर से मैंने लिखा आई इक्वल टू आई प्लस 1, फिर मैंने लिखा प्रिंट परसेंटेज आई। तो देखिए यहाँ पर लूप के बिना पॉसिबल है इस वैल्यू को प्रिंट करना, लेकिन ये समझिए कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने के लिए मुझे ये कोड जो है रिपीट करना पड़ रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कोड मेरा जो है, ये कोड बार बार रिपीट हो रहा है, फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो ये कोड मेरा सिमिलर कोड बार बार मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया क्यों ना ये जो कोड है इतनी बार मुझे लिखना पड़ रहा है। अभी तो 1 से लेकर 10 तक लिखना है, मान लीजिए इसको 1 से लेकर 1 लाख लिखना है तो मुझे यहाँ पर 2 लाख लाइन्स यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी क्योंकि मेरे को उतनी बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ऐसी जगह पर ये बहुत ही टीडियस बन जाएगा, बहुत ही मतलब एक हेक्टिक टास्क हो गया आपके लिए कि आपको ये लाइन्स जो कोड है 2 लाख टाइम्स लिखना है, 1 से 1 लाख तक अगर मुझे नंबर प्रिंट करना है। तो मैंने ये डिसाइड किया क्यों ना मैं इस कोड को एक बार लिखूं और इसको 2 लाख बार लिखने के बजाय उसको आइट्रेट उतनी बार करा दूं जितनी बार मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए सिमिलर कोड ही मेरा सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे में हम इस कोड को लूप से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बिना लूप के मैंने सॉल्व करके दिखाया, अब इसी को मैं आपको लूप से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो लूप को जैसे हम फॉर लूप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो फॉर लूप को समझने से पहले हम पहले 3 चीजें लूप में समझते हैं जो कि जरूरी होती है। एक होती है लूप में इनिशियल वैल्यू या फिर इनिशियलाइजेशन आप इसको कह सकते हैं। इनिशियल वैल्यू वो वैल्यू जहां से हमारा मतलब जैसे 1 2 3 है तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 1 है, तो जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास फाइनल वैल्यू कह सकते हैं इसे आप, या कई जगह पर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो ये कंडीशन जब तक हमारी मतलब एक तरह से मैट ना हो जाए तब तक हम इसको ये पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करते रहेंगे, तो उस कंडीशन तक जा सकते हैं। या एक फाइनल वैल्यू हमने कहा कि 1 से लेकर 10 तक, तो ये 10 जो है मेरी फाइनल वैल्यू हो गई, तो वो हमारी हुई। तो इनिशियलाइजेशन, दूसरा आप कंडीशन या फाइनल वैल्यू कह सकते हैं। तीसरा है अपडेशन। अपडेशन आपका 2 तरीके से हो सकता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। अपडेशन मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। डिवीजन, जैसे डिवीजन है तो डिवीजन करने से क्या होगा, कोई नंबर डिक्रीज होगा तो ये डिवीजन की फॉर्म में भी डिक्रीमेंट हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन से कोई नंबर इंक्रीज होगा तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी इंक्रीमेंट। अपडेट इसीलिए इसको बोला जाता है। अपडेट का मतलब जो भी वैल्यू है, जैसे 1 है, 1 के बाद अगली वैल्यू 2 हुई तो बढ़ गई ना, तो यहाँ पे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो अपडेट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और अपडेट, ये तीनों चीजें अगर हमने आइडेंटिफाई कर ली अपनी प्रॉब्लम में तो हम इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक हमें नंबर प्रिंट करने थे और फॉर लूप की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर लूप का सिंटैक्स समझते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, आप लिखेंगे फॉर एक कीवर्ड यहाँ पर है, आपने पैरेंथेसिस यूज किए, इसके बाद इनिशियलाइजेशन यहाँ पे आ जाएगा, फिर लिखेंगे सेमीकोलन। ध्यान रखिएगा इनिशियलाइजेशन लिखने के बाद आपका फिर सेमीकोलन आएगा, फिर यहाँ पर आपकी कंडीशन आती है, जो भी कंडीशन पार्ट मेरा होगा, फिर सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा अपडेट। तो ये 3 पार्ट जो भी हमने जस्ट डिस्कस किए थे कि हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना है, वो तीनों चीजें इस फॉर लूप में इजीएस्ट लूप आप इसको बोल सकते हैं फॉर लूप, क्योंकि यहाँ पर सिंगल लाइन में सब कुछ डिसाइड हो जाता है, क्या इनिशियल वैल्यू है, क्या कंडीशन है और क्या अपडेट होना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना है। तो ये हमारा एक सिंटैक्स होता है। उसके बाद फॉर लूप की बॉडी आ जाती है जिसको हम बेस से यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे हम, वो कोड एग्जीक्यूट होगा। अब वो कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले आपका कंट्रोल जो जाएगा इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट में जाएगा। जो भी इनिशियलाइजेशन पार्ट है हमारी, कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, जैसे मान लीजिए मैं कोई वेरिएबल आई ले रहा हूँ जिसको मैं 1 से इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। मैं इसी के साथ साथ यहाँ पे इसका एक एग्जांपल भी इसको समझाता हूँ। तो हमने मान लीजिए एक आई वेरिएबल लिया था, इंटीजर आई, तो इनिशियलाइजेशन मैंने कर दिया 1 से। मुझे चाहिए कि मैं 1 से नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने इनिशियलाइजेशन यहाँ पे लिख दिया। इनिशियलाइजेशन होने के बाद ये जाता है फिर कंडीशन पार्ट में। ये अभी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ये एक तरह से पहले कंडीशन चेक करता है, कंडीशन मेरी ट्रू होती है तभी ये अंदर जाने देता है इसको, अदरवाइज ये कंट्रोल अंदर नहीं जाएगा। तो इनिशियलाइज, अब मैंने कंडीशन लिखी, कंडीशन में मैंने लिख दिया कि मुझे कब तक जाना है, जब तक आई की वैल्यू 10 से स्मॉलर है या आई की वैल्यू 10 के बराबर है। आई की वैल्यू जहां पर 10 से इंक्रीज होगी ये उसके अंदर फिर ये कंडीशन को फॉल्स कर देगा। तो आई की वैल्यू, हर वो वैल्यू जो आई की 10 से छोटी है उसके लिए इसको अंदर जाने देगा। तो ये होगी कंडीशन पार्ट। उसके बाद कंडीशन के बाद अंदर जाएंगे, हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो अंदर जाएंगे, मान लीजिए इसमें मेरे को आई की वैल्यू जस्ट प्रिंट करनी है, तो मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट कराया, मेरा इतना ही कोड है मान लीजिए, और मैंने फॉर की बॉडी को क्लोज कर दिया। तो अब ये जो भी मेरा कोड एग्जीक्यूट करने के बाद ये वापिस से जाता है अपडेट पार्ट में। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं इसको सीक्वेंस दे दूंगा ब्रांच को 1 2, ट्रू होने पर, अगर इस कंडीशन के ट्रू होने पर फिर 3, फिर कोड एग्जीक्यूट करना है, फिर 4, फिर अपडेट करने का मतलब अब यहाँ पे क्या है, अपडेट से मतलब देखिए आई की वैल्यू 1 थी, अब हमने लेस देन इक्वल टू 10 इसको कंडीशन लिखी थी, अब हमने लिख दिया आई प्लस प्लस लिख सकते हैं, या आप इसको i इक्वल टू आई प्लस 1 लिख सकते हैं, या आपको 1 से इंक्रीमेंट नहीं करना है 2 से इंक्रीमेंट करना है तो आपको फिर i इक्वल टू आई प्लस 2 लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो i इक्वल टू आई प्लस 2, खाली i प्लस 2 नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा i इक्वल टू, क्योंकि मुझे i की वैल्यू में अपडेट करना है। तो i की वैल्यू i प्लस 2 से अपडेट नहीं होती, i की वैल्यू तब अपडेट होगी जब मैं i इक्वल टू आई प्लस 2 लिखूंगा। तो यहाँ पे i प्लस 1 1 से इंक्रीमेंट करना था, तो 1 से इंक्रीमेंट करने के लिए हम i प्लस प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अपडेट होने के बाद वापिस फिर से जाता है कंडीशन पार्ट में। तो यानी कि एक ब्रांच को मैंने 4 नाम दिया था तो इसका नाम हो गया 5, तो फिर से कंडीशन चेक होगी। तो आप देखिए एक ट्राई रन हम इसको करके देखते हैं। जैसे इनिशियली मान लीजिए आई की वैल्यू 1 आई थी, यहाँ पे आया 1 के बाद इसने चेक किया 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई, अंदर गया, इसने 1 की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। परसेंट डी हमने आई लिखा हुआ है, 1 की वैल्यू को प्रिंट करने के बाद वापस गया, आई की वैल्यू यहाँ पर अब 1 से हो गई 2, जो भी वैल्यू थी इंक्रीमेंट हो गई। फिर 2 होने के बाद वापस से इस पार्ट में आया 2 लेस देन इक्वल टू 10, तो वापस अंदर गया, ट्रू हो गया क्योंकि कंडीशन ट्रू है, अंदर गया 2 की वैल्यू प्रिंट हो गई, तो 1 2। उसके बाद ऐसे ही 3 के लिए जाएगा, 3 भी ट्रू होगी, 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे ही 9 प्रिंट हो गया, 9 लेस देन इक्वल टू 10, अंदर आया 9 प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर गया i प्लस प्लस, यानी कि आप वैल्यू होगी 10, 10 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू है अभी भी, फिर आएगा तो 10 भी प्रिंट करेगा। अब उसके बाद फिर वापस वैल्यू हो गई 11। अब 11 जब हुई तो ये कंडीशन बन गई 11, कंडीशन ये बन गई 11 लेस देन इक्वल टू 10। अब ये कंडीशन यहाँ पे बन गई फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू होने पे तो अंदर जा रहा था, फॉल्स होने पे ये इसको ले आएगा इससे लूप से बाहर। लूप से बाहर का मतलब ये जो हमारा एंडिंग यहाँ पे बॉडी एंड हो रही है फॉर की, इससे बाहर जो भी स्टेटमेंट मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सपोज करिए मैंने इसके बाहर आके हेलो लिखा हुआ है, तो इस कर्ली ब्रेस के बाद सीधे मेरा कंट्रोल इस कंडीशन के फॉल्स होने पर बाहर ले आएगा सीधे, और यहाँ पे स्क्रीन पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो 1 से लेकर ये मैंडेटरी नहीं है ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट होना, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको समझाया। तो 1 से लेकर 10 तक मेरी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। यही हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन था कि 1 से लेकर 10 तक आपको प्रिंट करना है। तो ये हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स हुआ, जिसमें हमको फॉर लिखना है, इनिशियलाइजेशन पार्ट यहाँ पे आ गया, कंडीशन पार्ट यहाँ पे आ गया, अपडेट पार्ट यहाँ पे आ गया। और अभी फॉर लूप से एसोसिएटेड और भी चीजें हैं जिसको मैं अभी आपको आगे प्रोग्राम में डिस्कस करके बताऊंगा, लेकिन बस आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है मेरा, ये इनिशियलाइजेशन पार्ट मेरा, मान लीजिए मेरे जो इनिशियलाइजेशन है आई की वैल्यू को मैंने बाहर इसमें आने से पहले ही इनिशियलाइज कर लिया है, तो मैं यहाँ पर इसको एम्प्टी भी रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको एम्प्टी रख रहा हूँ तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेमीकोलन फिर भी आएगा ही आएगा।
यानी कि एक तरह से फॉर लूप का सिंटेक्स इस तरह से बना कि मैं अगर यहाँ पर कुछ चीजें नहीं भी लिख रहा हूं तो मेरा सिंटेक्स फिर भी इस तरह से आएगा कि मेरे को 2 सेमीकोलन उसके अंदर ऐड करने ही करने। तो ये मेरा एक फॉर लूप का पूरा कंप्लीट सिंटेक्स हो गया, जिसमें हमने एक एग्जांपल से समझा कि 1 से लेकर 10 तक कैसे इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। अभी और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हम देंगे ताकि हम इसको और अच्छी तरह से समझ पाए। तो यहाँ पर अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया था 1 से लेकर 10 तक मैंने लिखा इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट यहाँ पे, और उसके बाद मैंने आई को प्रिंट किया था। तो 1 से लेकर 10 तक ये मेरा प्रोग्राम जो है नंबर प्रिंट कर रहा है। तो मैंने आपको भी बताया कि हम मान लीजिए 1 यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब लेकिन हमने जहाँ पर इंटीजर वेरिएबल लिया था, मान लीजिए हमने आई को वहीं पर इनिशियलाइज कर दिया था, अब यहाँ पर हमें इनिशियलाइज करने की जरूरत मान लीजिए नहीं है, तो मैंने इस पार्ट को एम्प्टी छोड़ दिया। तो इस केस में हमारा कोई भी एरर जनरेट नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं इस इंक्रीमेंट पार्ट को मान लीजिए यहाँ डाल देता हूँ तो भी मेरा कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन कंडीशन पार्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो कोई भी एरर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इनिशियलाइजेशन हुआ, यहाँ पे आएगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा एग्जीक्यूट करने को, इसलिए कंडीशन पार्ट में आएगा। कंडीशन ट्रू होगी 1 लेस देन इक्वल टू 10, इनिशियल वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अगर यहाँ पे कंपेयर कर रहा है तो कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए। तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 अंदर आया, 1 की वैल्यू प्रिंट करी। अब आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट इसने यहीं पे कर दिया, तो जो इंक्रीमेंट वो यहाँ करता था वो यहीं पे कर दिया, तो आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन जाएगा जरूर यहाँ पर। यहाँ पे जाने के बाद फिर कंट्रोल वापस इधर जाएगा कंडीशन पार्ट, यहाँ पे उसको कुछ एग्जीक्यूट करने को नहीं मिला तो फिर वापस से कंडीशन पार्ट में गया, 2 लेस देन इक्वल टू 10, फिर कंडीशन ट्रू हो गई, फिर अंदर आया, तो एक सीक्वेंस बन गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्पेस इनिशियलाइजेशन के लिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अपडेट के लिए डिफाइंड है आप वहीं पर लिखें, आप अपने कोड में अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कंडीशन पार्ट आपका जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पर मान लीजिए कंडीशन है, मैं इसको इस कंडीशन को मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ 1, इस तरह से मैं कोई भी ऐसी चीज यहाँ पर लिख रहा हूं जो कभी फॉल्स ही नहीं होती, तो फिर उस केस में एक तरह से ये n नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, वो जो हम डिपेंड करेगा हमारी कंप्यूटर में रैम की कैपेबिलिटी पर। तो यहाँ पर ये एक तरह से इनफाइनाइट लूप यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसको। इनफाइनाइट वैसे तो कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पर सी लैंग्वेज में इनफाइनाइट जैसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि हमारी सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं हार्डवेयर पर। तो यहाँ पर हमारे पास हमने 1 लिख दिया जैसे, तो ये एक तरह से बार बार ट्रू होगा, यहाँ पे फॉल्स नहीं हो रहा है। तो हमारे अपडेट करने से, आई की वैल्यू में चेंजेस करने से इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 1 यानी कि नॉन जीरो का मतलब ट्रू, तो ये हमेशा ट्रू होगी। तो ये एक तरह से हमेशा ट्रू रहेगा इसमें हमारे अपडेट का। तो हमको कंडीशन जब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम आई की वैल्यू में जो चेंजेस कर रहे हैं उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन है, तभी वो कंडीशन अभी अगर ट्रू है, अगले स्टेप में ट्रू है, अगले स्टेप में ट्रू है, लेकिन कभी ना कभी वो फॉल्स होनी चाहिए, तभी आपका ये जो लूप है वो आइट्रेशन जो हम बोल रहे हैं वो आइट्रेशन तभी ब्रेक होगा। तो आइट्रेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पर हमारे जो हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट है, यहाँ पर हमारा कंडीशन है, कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर उसके बाद ये हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट में जा रहा है, फिर ये वापस कंडीशन पार्ट में जा रहा है। तो अगर आप देखें तो एक क्लोज सर्किल यहाँ पे हमारा क्लोज सर्किट हमारा यहाँ पे बन गया है। तो ये इसको, इस लूप को, इसी को बोला जाता है लूप। जो क्लोज्ड सर्किट है हमारा इसी को लूप बोला जाता है, इसीलिए हम इसको लूप वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये बातों का हमें ध्यान रखना है कि इनिशियलाइजेशन अब हमारा, और मान लीजिए मल्टीपल इनिशियलाइजेशन होना है, मान लीजिए मेरा इनिशियलाइजेशन यहाँ पे ना हो के मुझे इस तरह से चाहिए कि मैंने आई को 1 ले लिया और मैंने यहाँ पे जे को वेरिएबल को ले लिया। तो अब ध्यान रखिएगा, अब मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाना है, ऐसे नहीं करना है मुझे कि आई इक्वल टू 1 सेमी कॉलन जे इक्वल टू 2 फिर सेमी कॉलन, नहीं। आपके फॉर लूप के अंदर केवल और केवल 2 सेमी कॉलन आ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आई, मेरे को मल्टीपल इनिशियलाइजेशन अगर करना है तो आई इक्वल टू 1 कॉमा जे इक्वल टू 2, इस तरह से मैं कॉमा ऑपरेटर यूज कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं सेमीकोलन दूसरा यूज नहीं करूंगा। तो मल्टीपल इनिशियलाइजेशन मतलब आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गई और जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो गई। सेम ऐसे ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी मैं आई को प्लस प्लस कर रहा हूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने इसको 10 लिया है, तो मैंने एक 1 से स्टार्ट किया, 10 से स्टार्ट किया, तो आई को मैं प्लस कर रहा हूं कॉमा जे माइनस माइनस में लिख सकता हूं। तो 2 हमारे इस तरह से अपडेट भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो कॉमा, तो ये 2 ही नहीं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और ऐसी कंडीशन को अगर मेरे मल्टीपल कंडीशन को लिखना है तो फिर मैं लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पर कंडीशन को कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा फॉर लूप जो है इस तरह से वर्क करता है। इसका सिंटैक्स हमने अच्छी तरह समझ लिया। अब हम अगले स्टेप में समझते हैं व्हाइल लूप की वर्किंग को समझते हैं। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स अगर मैं आपको बोलूं तो हम सिंपल लिखते हैं व्हाइल, और यहाँ पे पैरेंथेसिस हम लिखते हैं व्हाइल लूप की बॉडी। तो आपका जो ये पैरेंथेसिस है इसके अंदर हम यहाँ पे कंडीशन, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन कंडीशन हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे आपने फॉर लूप में देखा था कि हमारे पास इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, कॉमा, अपडेट, इस तरह से हम 3 चीजें एक ही लाइन में डिफाइन करने को मिलती थी। यहाँ पर हमारे पास ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको तीनों चीजें, जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है, कंडीशन पार्ट है, इंक्रीमेंट पार्ट है, वो
डिफरेंट आपको अलग अलग जगह पर वो मतलब मेंशन करना पड़ेगा। तो सेम प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर फिर से ले लेता हूँ। 1 से लेकर मुझे मान लीजिए 10 तक नंबर प्रिंट करना है और इस बार मुझे व्हाइल लूप से प्रिंट करना है। तो इनिशियली मैंने आई की वैल्यू मान लीजिए 1 ले ली थी इस तरह से। तो इनिशियल आई की वैल्यू 1 हो गई, तो व्हाइल मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी मेरी आई लेस देन इक्वल टू 10। जो कंडीशन देखिए एट्रीब्यूट सेम है, इनिशियल वैल्यू जो है 1, वो जैसे हम यहाँ पे फॉर लूप में अगर हम लिखते थे आई इक्वल टू 1, तो वैसे यहाँ पे भी लिख रहे हैं हम आई लेस देन इक्वल टू 10 लिखते थे। यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू अगर मैं 10 लिखता था तो यहाँ पर भी मैंने आई लेस देन इक्वल टू 10 लिखा है। अब उसके बाद अंदर आऊंगा मैं, यहाँ पे प्रिंट करूंगा मैं आई की वैल्यू को। तो आई की वैल्यू को मैंने प्रिंट किया। अब आई की वैल्यू को प्रिंट करने के बाद अब मेरे को आई की वैल्यू में अपडेट करना है। थोड़ी देर के लिए आई की वैल्यू को अभी अपडेट नहीं करते हैं, तो देखिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका। मैंने लिखा 1, कंडीशन यहाँ पे आएगा, कंडीशन में चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हुई, प्रिंट करेगा 1 प्रिंट करने के बाद ये वापस से जाएगा इधर कंडीशन में 1 लेस देन 10। तो ये 1 लेस देन 10, 1 लेस देन इक्वल टू 10, 1 लेस देन इक्वल टू 10 हमेशा कंडीशन मेरी ट्रू रहेगी, तो ये स्क्रीन पर आपके 1 1 1 को प्रिंट करता रहेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो हमने वेरिएबल यूज किए हैं उसमें चेंजेस होना जरूरी है। तो अगर मैंने लिखा आई प्लस प्लस, क्योंकि आई में चेंजेस होंगे और आई में डिपेंडेंट मेरी कंडीशन है, तो कभी ना कभी ऐसा एक टाइम आएगा जब मेरी कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। तो अब मैंने आई प्लस प्लस यहाँ पे, तो देखिए आई प्लस हम यहाँ पे भी ऐसे इसको सिमिलर मेंशन करते थे आई प्लस प्लस। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट मेरे यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेप में, इसको मैं बोल सकता हूँ इनिशियलाइजेशन, ये मेरा हो गया कंडीशन, ये मैंने कमेंट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं, कंपाइलर इनको सीधे इग्नोर कर देगा। और उसके बाद हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट या अपडेट आप इसको बोल सकते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अपडेट। तो यहाँ पर एक लाइन में मेंशन हो रहे थे फॉर लूप में, यहाँ पर 3 सेपरेट जगह पर मेंशन हो रहे हैं। बाकी अगर वर्किंग की बात करें तो फिर 1 होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू होगी, प्रिंट होगी वैल्यू, अपडेट होगी वैल्यू, फिर वापस कंडीशन में जाएगा, फिर से चेक होगी कंडीशन, अगर ट्रू होगी फिर तो ये ऐसे ही जब तक ट्रू है ये सर्किल एक क्लोज सर्किल बन जाएगा, हमारा क्लोज सर्किट बन जाएगा, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी इससे सीधे बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा वर्किंग हो गई व्हाइल लूप। अब हम समझते हैं डू व्हाइल का सिंटैक्स, डू व्हाइल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डू, ये कीवर्ड है यहाँ पे। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने कर्ली ब्रेस यहाँ पर लगाया, तो डू स्टार्ट किया मैंने और यहाँ पर एंड किया, तो ये बॉडी है डू की समझ लीजिए, और ये स्टार्ट हुई। अब व्हाइल लिखता हूं मैं इसमें यहाँ पर इस तरह से। तो ये इसका एक मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कैसे डू होता है। तो डू लिखना है आपने कीवर्ड, कोई सेमीकोलन वगैरह कुछ नहीं आएगा, सीधे डू को स्टार्ट करना है, डू की बॉडी स्टार्ट करनी है कर्ली ब्रेसेस के बाद, उसके बाद यहाँ पर डू को एंड करना है और यहाँ पर आएगा व्हाइल। अब देखिए यहाँ पर जब हमने व्हाइल लूप समझा था, तो आप ध्यान रखिएगा व्हाइल लूप समझा था या फॉर लूप समझा था, तो हमने कभी भी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया था। इस बात का ध्यान रखेंगे कभी भी, क्योंकि यहाँ पर हम फॉर लूप को स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाइल को स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा कभी भी सेमीकोलन नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा डू व्हाइल एक तरह से एंड हो रहा है, तो यहाँ पर हमको हमेशा सेमीकोलन लगाना है, क्योंकि टर्मिनेट करना है, तभी जाके प्रॉपर्ली वर्क कर पाएगा। तो अभी मैं आपको इसका एक डिफरेंस समझाऊंगा जब मैं तीनों लूप डिस्कस कर लूंगा। तो एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल लूप इनको बोला जाता है, कैसे क्यों वो हम अभी समझेंगे। पहले हम लेकिन डू व्हाइल को पहले सही से समझ लेते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं हम। 1 2 3 4 मुझे 10 तक नंबर प्रिंट करना था मान लीजिए, और डू व्हाइल के थ्रू प्रिंट करना है मुझे। तो यहाँ पर भी मैंने इनिशियली आई की वैल्यू को 1 ले लिया। अब डू मतलब अंदर आने से पहले, इस ब्लॉक के अंदर आने से पहले मैंने आई की वैल्यू को 1 ले लिया। अब अंदर आया मैंने आई की वैल्यू को सबसे पहले प्रिंट कराया, तो यहाँ पर मेरी आई की वैल्यू जो भी थी 1 इनिशियलाइज हुई थी, तो स्क्रीन पर 1 प्रिंट हो गया। अब आई प्लस प्लस मैंने लिख दिया, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब जो मुझे इसको कंडीशन चेक करनी है, तो आई लेस देन इक्वल टू 10 तक मुझे जाना है मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर दूंगा अपनी, लेस देन इक्वल टू 10 और सेमीकोलन। तो अब ये कैसे काम करेगा इसकी वर्किंग समझते हैं। 1 से स्टार्ट हुआ, अंदर आया, 1 प्रिंट हो गया स्क्रीन पर। अब 1 से आई की वैल्यू हो गई 2, उसके बाद ये फिर यहाँ कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के लिए क्या 2 यानी कि पहले 1 प्रिंट हो चुका है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ से कंट्रोल वापस जाएगा इस ब्लॉक के अंदर, इस तरह से काम करेगा। फिर 2 प्रिंट होगा, 2 से बाद 3 वैल्यू हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 10, फिर कंडीशन ट्रू होगी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एग्जिट के टाइम पर कंडीशन चेक कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा
पहली बार जब वैल्यू प्रिंट हुई थी आई की 1 जो वैल्यू प्रिंट हुई थी, तो ध्यान रखिएगा तो इसने अंदर एंटर करते समय कोई कंडीशन चेक नहीं करी थी, पहली बार में पहली वैल्यू उसने 1 प्रिंट कर दी थी। लेकिन अगर यही चीज आप फॉर लूप और वाइल लूप में देखेंगे तो वाइल लूप और फॉर लूप में मैंने हमेशा आपको बताया कि अंदर एंटर करने से पहले कंडीशन चेक करता है, वाइल में भी अंदर एंटर करने से पहले कंडीशन चेक करता है। तो इसी बेसिस पे इनको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी को बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरी कैटेगरी को बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल लूप यानी कि अगर आप लूप के अंदर एंटर कर रहे हैं और एंटर करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तो उस केस में लूप को बुलाया जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। तो हमारा जो व्हाइल लूप था वो एंट्री कंट्रोल लूप था, फॉर लूप था हमारा जो एंट्री कंट्रोल लूप था। उसके बाद एग्जिट कंट्रोल लूप की बात बोले तो एग्जिट कंट्रोल मतलब कि जब हमारा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन के लिए एंटर करने के लिए मुझे कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो ही मैं एंटर करूंगा, तो ऐसे लूप को बुलाता है एग्जिट कंट्रोल। तो ये डू व्हाइल इसका एग्जांपल हो गया। अब इसका एक ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना था मान लीजिए, तो अब हम फॉर का भी एक एग्जांपल लेते हैं। 1 से लेकर 100 तक 10 तक प्रिंट करना था मान लीजिए फॉर में या उसमें वाइल में या फिर डू वाइल में। तो जब 1 से लेकर जब मैंने यहाँ पर लिखा i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, तो इनिशियल वैल्यू मान लीजिए मैंने i की 1 ना लेके 100 ले ली, मान लीजिए इस केस में भी और इस केस में भी 100 ले ली मैंने, 1 नहीं ली। तो एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल का मैं इम्पैक्ट आपको बता रहा हूँ। तो जब 100 मैंने ली तो इनिशियली i की वैल्यू 100 हुई, तो कंडीशन पार्ट में गया तो 100 लेस देन इक्वल टू 10, तो 100 लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब हो गया कि कंडीशन जो है 100 जो है 10 से स्मॉलर तो होता नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब ये पहले बार में ही पहले राउंड में ही फर्स्ट उसमें एंटर करने से पहले ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ऐसी वाइल में भी मैंने लिखा मान लीजिए i लेस देन इक्वल टू 10 लिखा और i की वैल्यू 100 ली, तो 100 लेस देन इक्वल टू 10 मान लीजिए हो गई 100 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये फॉल्स हो गई। तो ना ये फॉर के केस में एंटर करेगा ना ये वाइल के केस में एंटर करेगा, क्योंकि कंडीशन पहली बार एंटर करने से पहले ही चेक हुई जो कि फॉल्स हो गई, तो ये इस केस में एंट्री नहीं करेगा। लेकिन यहां पर देखिए क्या होगा, जब मैंने 100 दी इसकी वैल्यू तो ये सीधा अंदर जाएगा, ये i की वैल्यू को 100 प्रिंट कर देगा, क्योंकि अंदर एंटर करते समय यहाँ पे कोई भी कंडीशन चेक नहीं हुई है, ये सीधे ब्लॉक के अंदर एंटर हो जाएगा, कोई यहाँ पर कोई किसी भी चीज का चेक नहीं है तो सीधे अंदर प्रिंट कर दिया। अब 100 के बाद वैल्यू हो जाएगी इसकी 101। अब यहाँ पर फिर चेक होगा, लेकिन 101 लेस देन इक्वल टू 10, अब यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अब ये रोल बैक तो कर नहीं सकता अपने स्टेप को जो स्क्रीन पर प्रिंट कर चुका है, तो ये इसके बाद फर्दर आगे के स्टेप्स के लिए आगे के आइटरेशन के लिए लूप के अंदर वापस नहीं जाएगा, यहीं से फॉल्स होकर लूप के बाहर आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि स्क्रीन पर आपका 100 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, जबकि यहीं पर ये चीज अगर आप फॉर और वाइल में देखें तो उसने आपका स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं कराया जब पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो गई। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका ड्रॉबैक है, कहीं पर कई जगह पर ऐसा होता है कि आपको प्रोसेस को स्टार्ट करने की जरूरत होती है, इनिशियलाइज आपको करना होता है प्रोसेस को मान लीजिए, लेकिन उस प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करना है नहीं करना है वो पर्टिकुलर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है मान लीजिए। तो उस केस में आपने स्टार्ट कर दी मान लीजिए और आपने उसको फर्दर कंटिन्यू करना है नहीं करना है वो कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर डिपेंड करेगा, तो आपने वो कंडीशन यहाँ पे लिख दी, तो ऐसी जगह पर हम एग्जिट कंट्रोल लूप को एडवांटेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समझे फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल का सिंटेक्स। अब अगले आने वाले प्रोग्राम में हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे कोई कॉम्प्लेक्स सा जिससे हम इनकी वर्किंग को और अच्छी तरह से समझ पाए। थैंक यू।